हेलो बच्चों। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि साइंस क्या है और साइंटिफिक थ्योरीज़ क्या हैं। देखिएगा, क्लास 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड में हमने आपको बताया था कि साइंस क्या है और साइंस मेनली कितने तरीके का है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस। ठीक है, फिज़िक्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो फिज़िकल साइंस फिज़िक्स में आ जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल साइंस जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए होता है मेनली। ये दो ब्रांचेस होते हैं इसके, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में हमने आपको बता दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कंपोजिशन, सब्सटेंसेस, उनके रिएक्शंस, ये सब पढ़ते हैं। और मोशन, एनर्जी, मास, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें जो है, काइनेटिक मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिकल साइंस या फिजिक्स कहते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया था, साइंटिफिक एटीट्यूड। उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या होते हैं ये एक्सप्लेन कर दिया था, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है ये एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो बेटा आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। सिंपल सिंपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब नेचुरल फिनोमेना जो भी हो रही है उन सबको समझने का, उन सबको पढ़ने का, ठीक है, जो भी एक सिस्टमेटिक वे में अगर उन चीज़ों को हम समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है नेचर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग फिजिक्स कहेंगे। जनरली हम लोग यही डेफिनेशन जूनियर क्लासेस में या फिर हम लोगों ने 9th में 10th में यही पढ़ा था। ठीक है, कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, वैसे फिजिक्स में जो है हम मास का एनर्जी में कन्वर्जन, एनर्जी का मास में कन्वर्जन, एनर्जी और मास का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, या फिर उन बेसिक लॉज की स्टडी करते हैं जो नेचुरल फिनोमिनन्स को गवर्न करते हैं। यानी कि नेचुरल फिनोमिना जिन लॉज पे बेस्ड होती है उनकी स्टडी साइंस का जो ब्रांच है, उनकी बेसिक लॉज की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, और वो जो लॉज हैं वो उस फिनोमेना की कौन कौन सी जानकारी हमको दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिएगा डेफिनेशन में लिखा है कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है हमने, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये हमने कहा। उसके बाद ये फिजिक्स का डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करना ही फिजिक्स है, नेचर की स्टडी करना ही फिजिक्स है। और फिजिक्स का जो डेफिनेशन है वो एक और तरीका है कि वो फिजिक्स जिन लॉज पे, नेचुरल फिनोमेना जिन लॉज पे बेस्ड हैं उन लॉज की स्टडी करना भी फिजिक्स है। ठीक है, उन लॉज की स्टडी करना ही फिजिक्स है। ठीक है, देखिए फिजिक्स में जब से बहुत सारे थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं उसके बाद से साइंटिस्ट लोग दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, दो क्वेस्ट ऐसे हैं फिजिक्स में जिन पे साइंटिस्ट आज भी काम कर रहे हैं। पहला है यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन में लोग क्या करते हैं, टू यूनिफाई द डिफरेंट लॉज और इक्वेशंस विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच एक्सप्लेन्स, है ना, द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन हैं और तीनों के तीनों बॉडी के मोशन को ही, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ही डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, या उसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो क्यों ना इन तीनों इक्वेशंस को मिला करके एक ऐसा इक्वेशन बनाया जाए जिससे ऑब्जेक्ट के मोशन को एक ही इक्वेशन से सब कुछ बता सकें। अभी तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हैं। बट अगर हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मिला के एक ऐसा इक्वेशन बनाए कि हमको 3 इक्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को यूनिफिकेशन कहेंगे। साइंटिस्ट अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हो भी चुका है। ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है क्वेस्ट, वो हो जाता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या करते हैं,
जैसे कभी कभी हमको ज़रूरत होती है मैक्रो स्टडी से माइक्रो स्टडी की ओर जाने की। जैसे अभी हम बात करें, जैसे किसी बॉडी की थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अगर हमको बात करनी हो, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर क्या है, कि क्या हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र का रेट क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर हमें पढ़ना हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना हो, तो हम लोग इन सब चीज़ों को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। बल्क में मासेस कंसीडर करते हैं, तब हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, मासेस को बल्क में एज्यूम करते हैं, तब स्टडी करते हैं उसकी। अगर हमको किसी एक पार्टिकल की ही जानकारी लेनी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, 1 मोल गैस ले लेते हैं, उसमें एक गैस के एक पार्टिकल की क्या एनर्जी है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका, ठीक है, किस एनर्जी लेवल पे है, किस एनर्जी स्टेट में है, ये सब अगर हमको जानना हो तो हमें फिर मैक्रो लेवल पे नहीं बल्कि बल्क में नहीं, एक पार्टिकल के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमें फिर उसको उस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा मटेरियल को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो इस तरीके के स्टडी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म, मतलब मिनिमाइज करके पढ़ना। तो ये हो जाएगा माइक्रो स्टडी। तो मैक्रो स्टडी से जब माइक्रो स्टडी की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैक्रो स्टडी से जब हम माइक्रो स्टडी की ओर जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स की, कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, फिजिक्स किन किन रीजंस में इन्वॉल्व है। देखिए ये हो जाएगा स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स में। अब कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट का रिपल्सन हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, या वाटर का फ्लो हो गया, मैकेनिक्स से रिलेटेड। मैकेनिक्स में मेनली एक्चुअली होता क्या है, किसी बॉडी को पे फोर्स लगा करके उसको डिस्प्लेस करते हैं, और ऐसा करके बॉडी में हम एनर्जी पुटअप करते हैं, एनर्जी हम देते हैं बॉडी को, ठीक है। अगर हम बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वर्क दे करके, वर्क करके, फोर्स लगा के, डिस्प्लेस करके, तो ये ब्रांच जो है फिजिक्स का मैकेनिक्स कहलाता है। अब कहाँ कहाँ नहीं, जैसे रॉकेट का प्रोपल्सन है, उसमें भी एनर्जी है, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लीवर से उठा रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स है, उसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, उसमें भी वर्क डन हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें बॉडी किसी फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो रही है या होने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो वो सब मैकेनिक्स होता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स की, पुलीज का, जो पुली की स्टडी होती है, बॉल बेयरिंग की स्टडी होती है, मशीनरी से रिलेटेड हर चीज़, सब मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट बच्चा आ जाएगा हमारे लिए ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रही है कि नहीं, रिफ्रैक्शन, लाइट की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सारी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, तो वो ऑप्टिक्स हो जाता है। फिर आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स, जैसे थर्मल इंजन्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट हीट इंजन है, इन सब की स्टडी थर्मोडायनामिक्स में है, ठीक है ना। जैसे हीट इंजन तो आप लोगों ने सुना ही है कि हीट एनर्जी से वो मूव करता है, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब मोशन, थर्मो मतलब टेम्परेचर से, यानी कि हीट एनर्जी से। तो अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन या वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वो थर्मल चेंजेस की वजह से आ रहा है, तो उस फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जैसे डायनमो हो गया, ठीक है, जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, जिसमें कंडक्टर अगर मूव करता है, कंडक्टर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, या अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है किसी कंडक्टर से पास होते टाइम पे, तो ऐसे में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, वो जो है करंट को फ्लो कराने लगता है। तो फिजिक्स के इस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। फिर आ जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ क्वांटम। क्वांटम मतलब लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्वांटम कहते हैं। क्वांटा प्लूरल हो जाएगा उसका, क्वांटम उसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो क्वांटम कहिए, या फिर हम लोग फोटोन भी कह देते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फोटोन, ठीक है। फोटो उसका प्लूरल हो जाएगा, फोटोन जो है सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा उसका। तो लाइट के मैकेनिकल बिहेवियर को अगर हम लोग समझते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी, सॉरी, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी में कि जैसे एनर्जी, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है E=mc², आइंस्टीन का इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एनर्जी जो है मास से कैसे रिलेटेड है, या कोई मास एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फिजिक्स का बहुत वाइड स्कोप है, बहुत वास्ट स्कोप है इसका,
ठीक है, मैकेनिक्स हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है मैंने पहले से। ये देखिए, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है। अब किसी एटम के न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। ठीक है, अब एटम के न्यूक्लियस के साइज से लेकर के और 10⁻26 मीटर जो कि साइज ऑफ यूनिवर्स होता है, ये सब मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग द फिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में भी देखिए फिजिक्स का कितना अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है और यूनिवर्स का मास 10⁻55 यूनिवर्स का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 है, कितना कम मास है। और कितना हैवी मास होता है पूरी यूनिवर्स का, 10⁻55 kg। ठीक है, अब जैसे लाइट को किसी न्यूक्लियस को क्रॉस करने में टाइम लगता है 10⁻22 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो सन की लाइफ है वो 10⁻18 सेकेंड की है। तो इतने कम टाइम से लेकर के और इतने ज़्यादा टाइम को भी फिजिक्स की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है और फिजिक्स का जो स्कोप है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बहुत वाइड और बहुत वास्ट स्कोप है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा है फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि फिजिक्स साइंस के अदर ब्रांचेस से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स जो है वो साइंस के अदर ब्रांचेस से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है। अगर बताइए मैथ्स नहीं होगी तो क्या फिजिक्स को हम अच्छे से समझ पाएंगे? बिना इंटीग्रेशन, बिना डिफरेंशिएशन के फिजिक्स समझी जा सकती है? बिना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना कैलकुलस के, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैथ्स को हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स रिलेटेड टू द अदर साइंसेस। ठीक है, क्या है? फिजिक्स रिलेटेड टू द अदर साइंसेस। ठीक है ना, जैसे उसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे मैथमेटिक्स की। मैथ साइंस का जो पार्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स से। बिना मैथ्स के, बिना इंटीग्रेशन के, ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन के, मुझे बताइए बिना इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं? ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालना हो तो dv/dt करते हैं आप, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया। मैथ्स का ऐसा कौन सा ब्रांच नहीं है जो फिजिक्स की हेल्प से हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं? तो फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स से भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। जैसे इसमें आपका वेक्टर्स हो गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, बिना मैथ्स के फिजिक्स कहाँ है? ठीक है, फिजिक्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है मैथमेटिक्स से। ठीक है ना, मतलब ये मान के चलिए 60-70% फिजिक्स तो मैथ ही है एक तरीके से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जैसे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ठीक है, टू द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? हम जानते हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सरे की हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला जो एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड जर्मर का, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, तो उसकी हेल्प से हम क्रिस्टल या एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जा सकता है। और पीरियोडिक टेबल पे तो पूरी केमिस्ट्री बेस है। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस पोजीशन पे रहेंगे, इसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो फिजिकल बिहेवियर से ही पता चलेगा। तो फिजिक्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक है ना, फिजिकल, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। बताओ, ठीक है। उसके बाद
हम लोग बात कर लेंगे जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज में। बायोलॉजिकल साइंसेज में तो बहुत ज़्यादा यूज है इसका, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में कैसे यूज है इसका, देखिएगा एक्सरे मशीन हो गई, और क्या नाम है, एक्सरे मशीन के अलावा जितनी भी जैसे फोटो कॉपी सॉरी वो क्या नाम होता है, एक्सरे मशीन हो गई और एमआरआई मशीन हो गई, ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा यूज है जिसकी हेल्प से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज है, जियोलॉजी में भी, सिस्मोलॉजी में भी, मेट्रोनोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स का, साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स हमारी जो है ये फिजिक्स में जो बेसिक लॉज हैं, जो बेसिक फोर्सेस हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।